Arman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is to change active into passive voice और आज का ये टॉपिक बेस्ड होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर। जैसा कि आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं बेसिक से, आज हम आ चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर और बिल्कुल उसी लूसिड मैनर में आज हम सीखने वाले हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं से लेकर एडवांस स्ट्रक्चर्स तक हम किस तरह से इजीली एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंजेस करते हैं। इस तरह की वीडियोस जब हम अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे सभी टेंसेस को कवर करने के बाद, उसके बाद हम अपने एडवांस और कॉम्पिटिटिव फॉर्म पर जाएंगे। हाउएवर कि जितना भी हमने आज तक सीखा है ये सारा जो बेसिक है ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आप ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं और उसमें जब भी आप यूज करते हैं तो आप जनरली फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म को किस तरह से यूज करते हैं, अब तक हमने सीखा को हम कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से हम बोलते हैं? हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम कोई भी आदेश दें, कोई भी सजेशन दें तो हम कहेंगे राइट a letter just now। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि इस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं और क्या इसका फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लेट लगाते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, शेष भाग होता है, आप उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आपने पीछे सीखा था कि वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर हमें लेटर मिला तो एक उसके साथ आएगा। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा लेट और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर आप एक बात जान लीजिए कि जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस थे, सेंटेंस थे, उनके अंदर आप क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को हिम को ही बनाते थे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा होता था। यहाँ पर जो ये ओ है ये अपने आप में ऑब्जेक्ट ही है और ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वह उसी फॉर्म में रहेगा, मींस हिम है तो हिम ही रहेगा। अभी हमने यहाँ पर नाउन लिया है, जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये आप समझ जाएंगे। फिलहाल जो हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, लेट हमने लिखा, ये हमारा एडिशनल वर्ड है, हमने ऑब्जेक्ट लिया लेट अ लेटर, उसके बाद आपने बी लिखा और हमारी मेन वर्ब क्या है? राइट है। तो आपने लिखा रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन और जितना सेंटेंस आपका बचा है वो आपने कॉपी कर लेना है। बहुत सारे बच्चे बाय यू लिखते हैं, लिख सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है। तो आपका जो पैसिव वॉइस हुआ इस एक्टिव वॉइस का, तो वो हुआ लेट अ लेटर बी रिटन जस्ट नाउ। इसके बाद अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। जैसे कि हमने कहा गिव मी अ फाइन पेपर। तो यहां पर हमारे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक किसको, मुझको, किसको, अ पेपर को। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम हिंदी में पूछें किसे या किसको,
किसे या किसको, तो इसका जो भी आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमने कहा किसे या किसको, को मीन्स ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इस तरह से कोई भी लॉजिक, कोई भी लिंक लगाकर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो आपका नॉन लिविंग है उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आसान होता है हमारे लिए कि अगर गिव स्पेशली वर्ब दिया हुआ है तो हम जो लिविंग है उसको हम पहले लें। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, गिव मी अ फाइन पेपर, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, पहले आप लेट लगाएंगे, फिर मी को हम आई क्या करते थे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अदर देन इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते थे, ऐसा इसलिए करते थे कि वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता था, लेकिन लेट के बाद का जो हिस्सा होता है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली ये जो लेट है ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लेट के साथ जो होती है, जब आप बेयर इन्फिनेटिव पढ़ेंगे या डायरेक्ट इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे है। ये सारे ही टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, इसकी डिटेल्स आपको बाद में हम स्टडी कराएंगे जब नॉन फाइनाइट्स को डीपली स्टडी कर रहे होंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं, लेट के बाद अगर मी आपको पिक करना है ऑब्जेक्ट की जगह पर तो वो मी ही रहता है। तो आप क्या लिखने वाले हैं, लेट मी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बी और गिवन, लेट मी बी गिवन, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया गया था कि ऑब्जेक्ट लाने के बाद आप बी लिखते हैं, बी के बाद आप गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पर मी का हमने आई नहीं किया, मी का मी रहना है, हिम का ही रहना है, सॉरी हिम का हिम रहना है, देम का देम रहना है। उनको नॉमिनेटिव केस इट मीन्स आप नाउन की तरह से यूज नहीं करेंगे, और जितना भी आपका पोर्शन बचा है वो आप कॉपी कर लेंगे। तो क्या हो गया, लेट मी बी गिवन अ फाइन पेपर। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए हमने इसको ऑब्जेक्ट माना तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, तो लेट अ फाइन पेपर। अब आपने फिर बी लगाया, बी गिवन। जब पैसे वही आप बनाते हैं और आपने लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर छोड़ रखा हो तो फिर आप टू एक्स्ट्रा लगाते हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। ये भी आपका आंसर है और ये आपका पैसिव वॉइस है, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, दोनों ही सही हैं। बस याद ये रखना है कि अगर आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले लिया है और वर्ब के ऊपर जो है गिव आया था जिसको गिवन किया तो यहाँ टू एडिशनल लगेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इंपेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसको अभी हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपने फिर दोबारा से वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। वर्ब है आपकी कॉल और ऑब्जेक्ट है आपके पास हिम। हमने इजीएस्ट स्ट्रक्चर लिया है सो दैट यू मे गेट एवरीथिंग प्रॉपरली। तो आपके पास हिम आया, तो आई होप कि ये आप बड़े अच्छे से अभी बहुत जल्द सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो स्ट्रक्चर का स्टेप है, आपको लेट पहले लेना है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लेना है। अगर आपको यहाँ डू नॉट दिया गया है तो ओनली आपने नॉट यहाँ पर ऐड करना है बी से पहले, ठीक है। नॉट बी से पहले आएगा और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में कुछ बचा हुआ है, कोई भी ग्रुप वर्ड्स फ्रेज जो भी है वो आप लास्ट में लगा देंगे। तो अब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकलने वाला है, वह है सबसे पहले आपने लिया लेट, इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट था हिम। अभी आपने सीखा कि हिम हिम ही रहेगा, ही नहीं होगा, देम देम ही रहेगा। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट पर था प्रोनाउन, ये एज इट इज हिम रहना है। उसके बाद आप डू नॉट की जगह केवल नॉट लगाएंगे, बी आपको उसके बाद लगाना है। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म करेंगे कॉल्ड, ठीक है। लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर नॉट की जगह आपको ऑलवेज देता है या नेवर देता है तो आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर में,
इस नॉट की जगह पर आप नेवर या ऑलवेज लगाएंगे और आपका आगे भी एज इट इज रहेगा और लेट की जगह लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो आपका आगे पार्ट आया है। तो हमने सीखा डू नॉट की जगह हम नॉट लगाते हैं, ऑलवेज की जगह ऑलवेज और नेवर की जगह नेवर बी से पहले आप लगाते हैं और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर यहाँ पर होता है डू नॉट कॉल हिम एट दिस टाइम तो कुछ दिक्कत नहीं थी, यहाँ एट दिस टाइम आ जाता और आप एट दिस टाइम लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर आया। तो आइए इस पर एक और एग्जाम्पल लेकर के इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने लिखा नेवर टीज एनीबॉडी हियर। हमने यहाँ पर हियर एक एडिशनल वर्ड के रूप में लिया जो कि यहाँ पर एडवर्ब है। अब हम इसको इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने जा रहे हैं। तो आप इसका क्या आंसर देंगे बताइए। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं आप? सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर आपने ऑब्जेक्ट है जो कि एनीबॉडी है जो कि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो एज इट इज आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेट एनीबॉडी, ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अगर पर्सनल प्रोनाउन होता तो उसमें आपको सोचना पड़ता कि मैं इसको जो है नॉमिनेटिव केस में लूँ या ना लूँ, और अभी आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पर होता है वो ऑब्जेक्ट की ही फॉर्म में होता है, वो नॉमिनेटिव केस में नहीं जाता। और वैसे भी ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो एनीबॉडी का एनीबॉडी ऑब्जेक्ट पर आ गया। इसके बाद अब आपको मिला है एडवर्ब नेवर, तो आप लिखेंगे नेवर बी और फिर थर्ड फॉर्म करनी है और थर्ड फॉर्म आपकी क्या है? टीज मीन्स सताना, टीज्ड। अब आपके पास एडवर्ब हियर बचा, यह सेंटेंस में एक वर्ड बचा लास्ट में, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो इस स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखते हैं कुछ दूसरे अदर डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स। हमारे पास अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमारे इस एक्टिव वॉइस के अंदर ऑलरेडी लेट दे रखा है। अब तक हमारे माइंड में ये बैठा कि जब भी हम लेट लगाते हैं तो भाई लेट तो हमेशा पैसिव वॉइस में देखा गया, तो एकदम से कंफ्यूजन होता है कि ये कैसा पैसिव वॉइस है जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ये पैसिव वॉइस है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेट इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, कुछ इंपेरेटिव में नहीं आता है। इट मीन्स अगर नहीं आता है तो उसके पैसिव वॉइस में लेट आ सकता है, और कई बार लेट वाला खुद अपने आप में क्या होता है? एक्टिव वॉइस हो सकता है। वो आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो एक्टिव वॉइस जिसमें लेट आता है उसको हम किस तरह से अपने स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक अलग कलर से लेंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अगर लेट हमें दिया हुआ है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिला जो कि लेट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इस वाले एग्जाम्पल में आपको ये पता चल जाएगा कि लेट के बाद वाली जगह पर ऑब्जेक्ट की ही फॉर्म या शक्ल में क्यों रहता है। इसके बाद आपको वर्ब मिला टीच जो कि अपने आप में बेयर इंफिनिटिव है। ओके, एनीवे आप यहाँ पर आपने इसको वर्ब माना और यहाँ पर आपको एक और ऑब्जेक्ट मिला, यानी टीच के लिए मी ऑब्जेक्ट है और हिम ने पढ़ाना है मुझको। तो अब क्या होगा कि मी कहाँ पर आएगा? हिम की जगह पर, और हिम चला जाएगा कहाँ? बाय पर। बाय, आप इस बाय को यहाँ भी लगा सकते थे, दोनों में से किसी एक जगह पर आपको लगाना है। तो आपका क्या स्ट्रक्चर बना? आपका स्ट्रक्चर बना लेट, तो मी कहाँ आ गया? हिम की जगह पर। मी ही रहेगा। वाई? इसलिए मी रहेगा चूंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो इसलिए आपने उसका आई नहीं किया है। अब यहाँ पर लेट मी, वही आपका पुराना जो फॉर्मूला है उसमें आपने बी लगाया और बी के बाद थर्ड फॉर्म किया। तो यहाँ क्या हो गया? लेट मी बी टॉट। आप चाहें तो यहाँ पर बाय हिम लगा दें, बाय हिम इन दिस सेशन,
और चाहें तो यहाँ बाय ना लगा करके इसे पीछे लिख दें बाय हिम, तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमने फाइनली ये सीखा कि लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, फिर देखेंगे कि एक अलग वर्ब हमारे पास आई थी, फिर एक और ऑब्जेक्ट आया था, तो उनके प्लेसेस आप बदल देंगे और पहले वाले को बाय के साथ यूज करेंगे और ये जो फर्स्ट फॉर्म दी गई थी उसको बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म कर देना है। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल कि इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको दे दिया, और नेगेटिव सेंटेंस आपको दो तरह से दिया जा सकता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपको दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो हो जाएगा डू नॉट लेट हर वॉश हर क्लोथ्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने डू नॉट लगाया। यही सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेट हर नॉट वॉश हर क्लोथ्स। तो यहां पर हमने देखा कि नॉट यहां पर आया, इसमें डू नॉट यहां पर आया। तो इसी तरह से नेवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलवेज भी इसी तरह से आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। इसमें आपने क्या करना होगा कि केवल बी से पहले नॉट, नेवर और ऑलवेज आपको लगाने होंगे। इट मींस अगर आपका लेट वाला एक्टिव वॉइस था तो आपने लेट ही लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पर लेट हर, ये हर क्या है, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट आ गया, और वॉश का जो दूसरा है हर क्लोथ्स, ये आपका दूसरा आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट टू है वो हर की जगह पर आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर आएगा, ये यहाँ से हटेगा, तो हम लिखेंगे लेट हर क्लोथ्स नॉट है, तो नॉट बी वॉश्ड बाय हर। तो इस तरह से हम नॉट को, नेवर को और ऑलवेज को यूज करते हैं। अब यहाँ पर आया हर, तो यह है आपका पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, और ये जो हर है ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो क्लोथ से पहले आया है, इसलिए ये क्लोथ्स के साथ रहेगा और ये हर अकेला रहेगा। तो ये आप समझ के होंगे। अब हम लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनके अंदर आपके ऑब्जेक्ट होते ही नहीं हैं। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट में। तो हमारा जो सेंटेंस है इस तरह से हो सकता है, जैसे कि हम एक निर्देश दें वर्क हार्ड, तो वर्क वर्ब है, हार्ड एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपने अपने आप से लगाना होता है यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर आस्क्ड टू। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि बात सजेशन में है, एडवाइस में है, तो एडवाइस कीजिए, लगता है ऑर्डर में है तो ऑर्डर कीजिए। जब समझ में ना आए कि ये ऑर्डर है या एडवाइस, तो आप वहां पर आस्क लगा सकते हैं। और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वर्क हार्ड ये एडवाइस हो सकती है, और ज़्यादातर ऑर्डर वहाँ पर होता है जहाँ पर इमीडिएट वर्क परफॉर्म कराना हो, और वर्क हार्ड एक लॉन्ग प्रोसेस है तो सजेशन होगा। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा, इसको हम फॉर्मूला मान लेते हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो सेंटेंस बचा वो हम आगे पूरा लिखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, और जो उसका रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो क्या पाया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर पाया कि आपका यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू हमें एडिशनली लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी। अब हमें देखना यह है कि अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और हमने कहा क्या, डू नॉट वॉक टू द राइट,
तो राइट साइड में चलने की बात को मना किया है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको डू नॉट दे रखा हो तो आपका क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी पीछे बी से पहले जिस तरह से नॉट लगाते थे, यहाँ पर टू से पहले नॉट लगाना है। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या आपका आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद आपने नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो बचे वो आपको सारा यहाँ पर लिखना होता है और फिर आपका ये बन जाता है स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, यू आर ऑर्डर नॉट टू, तो यहाँ पर ये सजेशन है। सजेशन क्या होता है, कोई बात कहकर छोड़ दी जाती है, आप अप्लाई करें या न करें, तो हम इसको जो है सजेशन के अंदर लेते हैं और जो इसका सॉल्यूशन लेंगे वो इस तरह से होगा, क्या यू आर एडवाइज्ड। तो यहाँ पर चूंकि डू नॉट है तो आप लिखेंगे नॉट टू वॉक टू द राइट, आपको लेफ्ट में चलना है, तो आपने नॉट टू कर दिया है। अब आप कहेंगे पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म तो आई नहीं, तो पैसिव वॉइस हमने इस जगह पर दे दिया है। टू के बाद इन्फिनिटी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर नेवर होता तो नेवर टू होता और ऑलवेज होता तो आप यहाँ पर ऑलवेज टू कर लेते। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट को लेकर इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और क्या उसका रूल है। यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में हम जनरली काइंडली या प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। प्लीज हेल्प मी, हमने ऐसा बोला तो रिक्वेस्ट के ये वर्ड्स आपको इंडिकेट करते हैं कि ये जो है रिक्वेस्ट में है और आपकी वर्ब आ गई। इस तरह की कंडीशन में जब आप रूल फॉलो करते हैं तो वही होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आपकी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जो पार्ट आपका बचा हो वो आपका पूरा पार्ट आता है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको यूज करें कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, प्लीज डू नॉट शाउट, तो हमने देखा कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये वाली जो रिक्वेस्ट है हमारी, ये हमारी नेगेटिव सेंटेंस में है, तो इस नेगेटिव का पैसिव वॉइस हम क्या बनाएंगे और इस जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे। यहाँ पर आइए इसको अभी हम देखते हैं। तो इसमें इस रूल को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी हेल्प मी बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा टू की वजह से, और इस तरह से आपने कर दिया। अब हमारे पास आ गया डू नॉट। अगर डू नॉट है तो नॉट करेंगे, नेवर का नेवर रखेंगे, ऑलवेज का ऑलवेज रखेंगे। तो ये इसी सेम फॉर्म को रिपीट करेंगे और टू से पहले हमें अगर नॉट है तो नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शाउट, तो यहाँ पर नॉट टू करना है। तो ये जो सारा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे, बेसिक नॉलेज थी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मूव करेंगे दूसरे टेंसेस की तरफ और उसके बाद चलेंगे एडवांस फॉर्म की तरफ, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर और बोर्ड के एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं जल्दी ही आपसे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।